हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरे चैनल न्यू एरा फिजिक्स क्लासेस को। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि जो पहली लिस्ट है आईआईटी की वो 4 जून को आने वाली है काउंसलिंग के लिए, जो जिसमें आपका जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है उसमें बताया जाएगा कि आपका कहाँ एडमिशन हो रहा है। उससे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए फ्रेंड्स कि आईआईटी और एनआईटी की जो फीस है वो इतनी हाई क्यों है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो फिर आप फंस जाओगे, आपको सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं होगा और फिर आप हाई हाई फीस के चक्कर में आप कहीं पर भी एडमिशन ले लोगे। ठीक है, तो कुछ रीजंस आपको पता होने चाहिए कि यार इतना सेंट्रल फंड देती है तब भी आईआईटी और एनआईटी की फीस जो है इतना लाखों में क्यों पहुंच रहा है। तो मैं आपको कुछ आज फैक्ट्स बताऊंगा और कुछ ट्रुथ भी बताऊंगा कि ऐसा सही है कि ऐसा ही होता है। ठीक है, तो देखिए, फीस हाई होने के पीछे दो रीजंस हैं, जिसमें मैं आपको पहले रीजन का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। वो है आपका ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी देने से किसी भी कॉलेज है, जो इंस्टीट्यूट है, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है ना, यानी कि वो अपनी मन मर्जी से इस कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में कोई बिल्डिंग हो या कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, कोई एग्ज़ाम हो, कोई इवेंट हो, वो करवा सकती है। अब ऑन एन एवरेज मेरे पास कुछ डाटा है जो मैंने गूगल और जो मेरे बीटेक और एमएससी के जो फ्रेंड्स हैं जो पढ़ रहे हैं वहाँ पर कॉलेजेस में, आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में, तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऑन एन एवरेज एक एनआईटी को जो फंड मिलता है एमएचआरडी से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो है 100 करोड़। 100 करोड़ उन्हें एक एनआईटी को मिलता है, वट एवर द एनआईटी। ऐसा नहीं होता कि एनआईटी नॉर्थ ईस्ट वालों को कम मिलता है और एनआईटी जो नॉर्थ इंडिया वाले हैं उनको कम मिलता है या ज़्यादा मिलता है। तो 100 करोड़ तो इनका फंड फिक्स होता है। अब बाकी ये ऊपर से 25-30 करोड़ रुपए जो हैं ये टैकेप प्रोग्राम से ले लेते हैं। जैसे आपको पता होगा, हर आईआईटी और एनआईटी जो हैं वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज स्टार्ट करते हैं, हर मई जून जुलाई में हमेशा चलता ही रहता है इनका। तो उन शॉर्ट टर्म कोर्स का भी वो फ्री नहीं होता, उसमें भी उनका पैसा होता है। तो 25 से 30 करोड़ ये लोग टैकेप से लेते हैं कोर्सेज करवा के। टैकेप स्टैंड्स फॉर टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। ठीक है, सो ये टैकेप आईआईटी में भी होता है और एनआईटी में भी होता है। और ऑन एन एवरेज एक आईआईटी को 120 करोड़ का जो फंड है वो गवर्नमेंट हर साल देती है। तो अब आप सोचिए, इतना हाई हाई फंड होने के बाद भी हम हर साल सुन रहे हैं कि 5,000 6,000 जो फीस है वो बढ़ रहा है आईआईटी में भी और एनआईटी में भी। तो ऐसा क्या रीज़न है? तो मैं बताता हूँ आपको। पहला, ऑटोनॉमी। मैंने आपको बताया ऑटोनॉमी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट हो जाना। इंडिपेंडेंट होने के बाद क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एनआईटी राउरकेला में एक कैंपस बिल्डिंग तैयार हो रहा है, नया लेक्चर एवेन्यू तैयार हो रहा है। अब गवर्नमेंट ने उसमें ऑलरेडी फंड दिया हुआ है 100 करोड़ का, लेकिन वो 100 करोड़ उसने पहले ही खर्च कर दिए हैं। अब उसे और फंड चाहिए, उसने फंड ले लिए हैं, लेकिन वो फंड अब उससे ऊपर कैसे होगा, यानी वो कहाँ से लाएगा वो फंड। तो वो फंड होता है फ्रेंड्स आप लोगों की फीस में बढ़ाकर। तो ऑटोनॉमी देने से फायदा भी होता है उस इंस्टीट्यूशन को और नुकसान भी होता है उस इंस्टीट्यूशन को। तो गवर्नमेंट को ऑटोनॉमी देनी ही नहीं चाहिए पहली बात तो। लेकिन ऑटोनॉमी देने से गवर्नमेंट एक चीज़ से बच जाती है कि मुझे अब एग्ज़ाम नहीं कराना होगा। जैसा आपको पता है कि आईआईटी में एडमिशन के लिए आईआईटी खुद ही करवाती है एग्ज़ाम, जैसे जेईई एडवांस है, आईआईटी जैम है, गेट है, ये सारे एग्ज़ाम आईआईटी खुद करवाती है। तो एग्जामिनेशन नहीं करवाना पड़ता उसको गवर्नमेंट को, और फिर सारा काम जो है वो इंस्टीट्यूशन से करा लेते हैं। लेकिन जो फालतू के जितने खर्चे होते हैं, इवेंट्स वगैरह और कुछ भी ऑर्गेनाइज कराना है, कुछ भी स्पोर्ट्स मीट कराना है, उसमें अगर पैसा लग रहा है और वो पैसा उस फंड के अलावा में लग रहा है, यानी वो खर्च हो चुका है हर एक चीज़ में, तो वो जो है वो आपकी फीस को बढ़ाकर वसूला जाता है। दूसरा रीज़न है फ्रेंड्स फीस हाई होने का, वो है आपके पास हाई फाई फैसिलिटी। आपको पता है हर एक आईआईटी और एनआईटी में बहुत हाई फाई फैसिलिटी होती हैं। जैसे कि आईआईटी का एग्जांपल ले लूँ तो आईआईटी गुवाहाटी का सबसे ब्यूटीफुल कैंपस है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो ऐसा मतलब हाई फाई फैसिलिटी देकर, अब सुनिए आप ज़रा ध्यान से, एक आईआईटी में, जैसे आईआईटी दिल्ली में जहाँ तक कि मुझे पता है, पूरा टोटल मिला के 5 से 6 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं, एमबीए, एमटेक, बीटेक, एमएससी, पीएचडी, एमएससी पीएचडी, डुअल डिग्री, बीटेक एमटेक, बहुत सारे कोर्सेज हैं और सभी कोर्सेज में ऑन एन एवरेज 50 से 60 स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं। बीटेक में तो 100 होते हैं। तो ये जो स्टूडेंट हैं, क्या ये हर टाइम हर रोज़ खेल सकते हैं क्या? हर एक सिंगल स्टूडेंट जो फीस दे रहा है, क्या वो हमेशा खेल सकता है क्या? नहीं खेल सकता है। हर रोज तो वो कभी नहीं खेल सकता, क्योंकि आपको पता है एक टाइम पर किसी एक को ही प्लेग्राउंड इश्यू होगा, किसी एक को कोई चीज इश्यू होगा। 1000 बॉल्स तो होंगे नहीं कि भैया हाँ ले तू ले जा,
या 100 बॉल्स भी नहीं होंगे उनके पास फुटबॉल की, हाँ तुम खेल लो जाके। वो अब आप उस टाइम पर आप सोचते हो कि फीस तो मैंने ही भरी है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। तो रीज़न ये है कि गवर्नमेंट जो जो फीस हाई है वो इसलिए है कि आपसे तो पैसा ले लिया गया है, लेकिन आप उस चीज़ का यूटिलाइज नहीं कर पाते हो। इवन अगर आप पढ़ने के लिए गए हो तो आप खेलोगे भी नहीं, थोड़ा बहुत खेलोगे ताकि आप फिजिकली फिट रहो, लेकिन 24 घंटे नहीं खेल पाओगे क्योंकि आपको पढ़ाई से मतलब, आप पढ़ने गए हो यहाँ पर। ठीक है, अब एग्जाम्पल है कि NIT राउरकेला में स्विमिंग पूल है, लेकिन कोई 2 साल के लिए MSc में एडमिशन ले रहा है, तो क्या वो 2 साल में 2500 बार स्विमिंग पूल में ही नहाता रहेगा? क्या नहीं करेगा, उसके लिए वो वेस्टेज है। 2 साल तो उसके लिए यूं निकल जाएंगे, पूरे सेमेस्टर का एग्जाम देते देते ही निकल जाएंगे, तो वो तो उसका तो वो वेस्टेज गया पैसा। सिमिलरली मैथ में आप दे रहे हो 25,000 रुपये, जिम में आपने दिए 1,000 रुपये एक साल के, अब आप जिम भी नहीं जा रहे हो, क्योंकि अगर आप जिम जाते हो तो मैथ पे ध्यान नहीं रख पाओगे, अगर आप मैथ में जाते हो तो जिम का क्या फायदा। तो दोनों चीज़ आप सोचिए, आयरनी लग रहा है कि यार जो बंदा जिम जा रहा है उसको पता है कि मैं फिजिकल फिट के लिए जा रहा हूँ, तो मैथ में वो खाना क्या खाएगा, फिर वो तो बोलेगा कि मैं तो डाइट पर रहूँगा, मैं थोड़ा कम खाऊंगा। तो वो सारा पैसा मिला जुला के आपको लगता है कि मैंने हर चीज़ के लिए पैसा दिया है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। कैंपस को आप लेकर तो बैठे नहीं रहोगे साथ में कि मैं अपने साथ ले जाऊंगा इस कैंपस को, तो तब आपको समझ में आता है कि मैंने जो पैसा भरा है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्योंकि ट्यूशन फी आपको देना पड़ेगा। ट्यूशन फी तो एक हक है, उस इंस्टीट्यूट का हक है, क्योंकि वो आपको ऐसे प्रोफेसर्स ला के दे रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड क्लास प्रोफेसर्स हैं, बाहर से PhD करके आते हैं प्रोफेसर्स और यहाँ पढ़ाते हैं, तो प्रोफेसर के लिए जो ट्यूशन फी है वो तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन जो फालतू के जितने भी पैसे आपको लग रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसा भी होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, शायद ऐसा ना होता हो लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा भी होता है। ठीक, हेल्थ सेंटर है, हर एक IIT और NIT में हेल्थ सेंटर होता है। आप देखोगे जब आप फीस भरोगे तो फी का जो परफॉर्मेंस जो आएगा वो लिस्ट कि कितने कितने पैसे आपने किस चीज़ में भरे हैं, तो आप देखोगे हेल्थ में भी आपने शायद 1 से 2 हज़ार रुपये भरे हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जो 2 साल का कोर्स है उसमें स्टूडेंट बीमार ना पड़ता हो, और ऐसा भी होता है कि वो 25 बार बीमार ही पड़ जाए, लेकिन दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अगर आप बीमार नहीं पड़े 2 साल में तो आपका तो वो 2,000 रुपये चला गया या 1,000 रुपये चला गया। तो ओवर फैसिलिटी भी मत दो कि इतना ज़्यादा, जैसे JNU की फीस नेग्लिजिबल क्यों है, क्योंकि आपको पता है वहाँ कुछ मिलना ही नहीं है, बस आप पढ़ने के लिए जाओगे, थोड़ा बहुत वहाँ इधर उधर घूमोगे और फिर घर आ जाओगे, क्योंकि पढ़ने के लिए जाओगे और आपको कुछ प्रोवाइड ही नहीं कराया जा रहा है। तो ये चीज़ जो है कि ओवर फैसिलिटी भी मत दो, इतना दो कि स्टूडेंट जो है वो पढ़ पाए, पढ़ने के लिए जा रहा है, ट्यूशन फी ले लो, लेकिन बहुत कुछ मत दो स्टूडेंट को। जैसे स्विमिंग पूल दे रहे हो, बास्केटबॉल कोर्ट दे रहे हो, कितना बंदा फिट रहेगा भाई। तो समझ गया कि फिजिकल फिटनेस जरूरी है, लेकिन कितना फिट रहे, जितना उसे रिक्वायरमेंट है। तो ये जो 2 रीजंस हैं, ये रीजन है फीस हाई होने की IIT में, एक ऑटोनॉमी और एक हाई फैसिलिटी। लेकिन मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। देखिए, जितने भी ओल्ड IIT हैं उनका जो प्लेसमेंट है, जो मैंने पता किया है, जो टॉप के IIT हैं, जैसे IIT बॉम्बे है, IIT बॉम्बे ने मैंने पता किया है कि सिर्फ 2 से 3% स्टूडेंट जो हैं टॉप के IIT में, उनका प्लेसमेंट होता है और उनकी सैलरी होती है 50 लाख से ऊपर। यानी 50 लाख पर एनम से ऊपर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ 2 से 3% हैं टॉप IIT में, और जो प्लेसमेंट है वो सिर्फ 60% स्टूडेंट का प्लेसमेंट होता है। बाकी स्टूडेंट जो हैं वो अपनी डिग्री लेके निकल लेते हैं, कोटा जाते हैं, यानी तो किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं किसी लो सैलरी पर। ठीक है, तो आप सोचिए कि इतना फंड देने के बाद भी, स्टूडेंट से हाई चार्ज करने के बाद भी स्टूडेंट को प्लेसमेंट नहीं मिलती। तो रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि स्टूडेंट टैग के चक्कर में पड़ जाता है और वो IIT में एडमिशन लेता है, जबकि उसे ये नहीं पता कि जो भी जॉब मिलनी है वो उसके स्किल्स पर मिलनी है, उसके टैग पर नहीं मिलनी है। आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर IIT का वर्ल्ड क्लास में नाम होता, वर्ल्ड में नाम होता, तो एप्पल IIIT हैदराबाद नहीं जा रही होती फर्स्ट रिक्रूटमेंट के लिए। ये आपको शायद पता हो कि एप्पल फर्स्ट टाइम इंडिया में रिक्रूट करने जा रही है, वो भी IIIT हैदराबाद से। IIT हैदराबाद नहीं, IIIT हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्यों IIT बॉम्बे क्यों नहीं गया वो? IIT दिल्ली क्यों नहीं गया? क्या रीज़न है उसका? गूगल रिक्रूट ही नहीं कर रही है। आपको पता है गूगल ने रिक्रूटमेंट अपना बंद किया हुआ, क्योंकि उसे पता है कि क्या फ़ायदा। अगर आपके अंदर स्किल है ना, तो वो 10th क्लास पे स्टूडेंट को जॉब प्रोवाइड करा रही है, ऐप डेवलपर और कुछ भी डेवलपिंग के लिए। उसे पता है स्किल्स काम आनी चाहिए भैया, स्किल्स आनी चाहिए उसके अंदर, टैग का क्या आचार डालना है हमें। तो ध्यान रखिएगा, प्लेसमेंट भी नहीं देते हैं वो लोग।
जितने भी टॉप के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास नॉलेज है वो लोग तो 6 से 7 लाख रुपए मिनिमम, और जो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स हैं जो कि 2 से 3% है उनकी 50 लाख से ज़्यादा पर एनम सैलरी हो जाती है। ठीक है, एमएससी वालों का तो आप प्लेसमेंट के बारे में भूल ही जाइए, क्योंकि जो भी प्लेसमेंट होती है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपका रिक्रूटमेंट करते हैं। आकाश इंस्टीट्यूट हो गया, फिटजी हो गया, तो उससे बेटर तो ये है कि आप जो कैंपस ड्राइव ले रहे हो, आप डिग्री लो, बाहर कोटा जाके अप्लाई करोगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे आपको, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो ये आपको बातें पता चली है, और भी मैं आपको बातें बताता हूँ। देखिए, आईआईटी की फीस हाई करने से आईआईटी को कोई फायदा नहीं है। आईआईटी और अपने लॉस में, देखिए जितने भी नए आईआईटी हैं उनका कोई अभी तक डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, उनके पास अपना परमानेंट कैंपस भी नहीं है। तो क्या होगा, जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की लास्ट के 3-4 सालों में उसने बहुत कुछ किया है, करोड़ों की उसके पैकेज गए हैं कुछ स्टूडेंट्स के, तो मतलब सभी का प्लेसमेंट करवा देती है। 100% में से तो 95 का प्लेसमेंट हो जाता है, मिनिमम 5 to 6 लाख मिल जाते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर जो है आईआईटी का वो खतरे में है, क्योंकि जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ वो कब्जा कर रहे हैं। और आपको पता है जितने भी नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन जितने भी हमारे यहाँ बिलियनियर्स हैं वो भी सोच रहे हैं कि वो अपना एक इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी स्टार्ट करें। तो अब सोचिए कि स्टूडेंट को चाहिए जॉब, क्योंकि जो भी बीटेक या एमटेक कर रहा है उससे चाहिए पैसा, और पैसे के लिए जॉब। जॉब कहाँ अच्छी मिलेगी, जहाँ ज़्यादा लोगों के आसपास मतलब पहचान होगा। और आपको पता है जितने भी अमीर लोग हैं, बिलियनियर्स हैं, उनके जो जान पहचान है, उनके जो प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनीज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो वो डायरेक्टली रिक्रूट करवा लेते हैं अपने यूनिवर्सिटी से। जैसे एलपीयू हैं और बिट्स है और बीआईटी है, मणिपाल है, इन सब के जितने भी ओनर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, इन सब की जान पहचान बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर कंपनीज से हैं, तो डायरेक्टली रिक्रूट करवा देते हैं उस स्टूडेंट का। लेकिन आईआईटी एज अ गवर्नमेंट को बहुत ही लिमिटेड कंपनीज ही वहाँ पर जाती हैं, खासतौर पे न्यू आईआईटी। ओल्ड आईआईटीज आर एक्सेप्शन, उनकी फीस भी ज़्यादा अभी हैवी नहीं है। न्यू आईआईटीज तो खत्म ही हो जाएंगे, देख लीजिए, क्योंकि न्यू आईआईटी का कोई अभी तक टैग भी नहीं है, कैंपस भी ढंग से नहीं मिला है, और फीस भी हाई रख ली है उन लोगों ने शुरुआत से ही। तो स्टूडेंट उससे विश्वास ही क्यों करे? स्टूडेंट तो उनको पता है कि मुझे ओल्ड आईआईटी नहीं मिलेगी तो मैं प्राइवेट में ही जाऊँगा। ओल्ड आईआईटी नहीं मिली यानी मुझे प्लेसमेंट ढंग की मिलेगी नहीं, प्लेसमेंट नहीं मिलेगी तो क्या करूँगा वहाँ जाके? टैग लेके कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है, अब्यूज ऑफ मोनोपोली। हम कुछ सालों पहले हमें पता था कि सब कुछ आईआईटी ही है, आईआईटी में नहीं गए लाइफ खराब हो जाएगा, आईआईटी में जाओगे लाइफ बेस्ट हो जाएगा। कुछ सालों तक आईआईटी का बहुत नाम था, बहुत बहुत ज़्यादा नाम था, इवन अभी भी है, लेकिन सिर्फ ओल्ड आईआईटीज़ का। तो आईआईटी एक तरीके से मोनोपोली की तरह बिहेव कर रहा था। मोनोपोली का मतलब होता है फ्रेंड्स, जब आपके पास कहीं और से कुछ लेने का कुछ रास्ता ना बचाओ। जैसे रिसेंटली एयरटेल आपको पता है कुछ 2-3 साल पहले 250 से 300 रुपये पर जीबी डाटा, जो रुपए है पर जीबी, वो चार्ज कर रहा था। लेकिन जियो की एंट्री मारते ही इसने अपना जो सारा रेट है कितना लो कर दिया है आपको पता है। यानी एयरटेल बीच में मोनोपोली की तरह बिहेव कर रहा था, वो अपनी मनमर्जी से कुछ भी चार्ज कर रहा था। लेकिन जियो के आते ही उसकी सारी जो वो थी ना, जो माइंडसेट था वो डाउन हो गया। तो आईआईटी भी मोनोपोली की तरह बिहेव कर रहा था। लेकिन रिसेंटली जो प्राइवेट जो सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से इसका जो मोनोपोलिस्टिक है उसका बहुत ज़्यादा डाउन ग्रेडिंग देखने को मिला है। और नए आईआईटीज़ आप भूल जाइए, कुछ नहीं है वहाँ पर जाने से। अब देखिए, आपको पता है फीस हाई होगी तो स्टूडेंट किसकी तरफ जाएगा? लोन की तरफ जाएगा। और अगर उसने लोन लिया हुआ है तो वो फ्री थिंकर नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं, अगर वो सोचने वाला है, इसके दिमाग में यही बात चलती रहेगी कि उसे लोन का रीपेमेंट करना है, पढ़ाई के बाद उसे जॉब चाहिए ही चाहिए, तो वो सोच पाएगा नहीं। लेकिन आईआईटी में अगर कोई जाता है तो वो फ्री थिंकर होना चाहिए, ताकि वो सोच सके, कंपनी स्टार्ट कर सके, स्टार्टअप बढ़िया दे। जैसे फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, माइक्रोमैक्स, जितने भी अच्छे अच्छे कंपनीज हैं ये सब आईआईटी से ही हैं। लेकिन सोच सकते थे, फीस कम थी, उनको लोन की कोई टेंशन नहीं थी। आज की डेट में बंदा 1.5 लाख रुपए पे करेगा पर सेमेस्टर, तो कहाँ से देगा लोन? बगैर लोन, मिडिल क्लास है तो बगैर लोन तो करेगा ही नहीं। और जिसके पास लोन आ गया वो तो भैया रीपेमेंट के बारे में सुनने लगेगा। तो स्टार्टअप और थिंकिंग जो है वो कम हो जाएगी। लास्ट पॉइंट जो है, फीस डिफरेंस होने की वजह से कैंपस का डिवीजन भी हो सकता है। देखिए, आपको पता है 2017 या 16 से पहले जिसने एडमिशन लिया उसको जो फीस पे करनी है वो 80 से 90 हज़ार रुपये फीस पे करनी पड़ी है। लेकिन जिसने 2017 या 18 के बाद एडमिशन लिया है उसको फीस पे करनी पड़ी है 1.5 से 2 लाख रुपए। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं, जो स्टूडेंट पहले थे वो भी वही कैंपस यूज कर रहे हैं, वही सारी फैसिलिटीज यूज कर रहे हैं, जबकि 1.5 से 2 लाख वाले हैं वो भी वही चीज यूज कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये भेदभाव की तरह लग रहा है, डिस्क्रिमिनेशन लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3-4 बातें मैंने आपको बताई हैं कि फीस हाई होने के पीछे आपको तो लॉस है ही, लेकिन वो लॉस उस इंस्टीट्यूशन को भी होने वाला है अगले 3 से 4 सालों में। आप खुद ही देख लीजिएगा रिजल्ट।
ठीक है, तो ये जो 2-3 रीज़न मैंने आपको बताए हैं, ये आप अपने दिमाग में फिट करके जाइएगा कहीं पर भी। अब मैं आपको एमएससी फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। सबसे लोएस्ट फीस एमएससी फिजिक्स की वो है आईआईटी दिल्ली की, जो कि है 25 से 26 हज़ार रुपये पर सेमेस्टर। वो भी सस्ती तो नहीं है, महंगा तो ये भी है, लेकिन सबसे कम आईआईटी में से सबसे कम इसी का। आईआईटी बॉम्बे भी इस नंबर में है, लेकिन उसकी 28 हज़ार पड़ जाती है, हॉस्टल वगैरह सब कुछ मैथ वगैरह मिला के। सबसे हाईएस्ट फीस रखी है आईआईटी जोधपुर ने, जो कि कहीं पर उसका नाम भी नहीं है अभी ढंग से। एनआईआरएफ की आप रैंकिंग जाके देखिए, पता चल जाएगा कि कहाँ है ये। और आईआईटी जोधपुर की जो फीस है वो 63,000 पर सेमेस्टर। मैं इसको डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ। आईआईटी जोधपुर की जो पर सेमेस्टर की फीस है एमएससी फिजिक्स की, वो 63,000 पर सेमेस्टर है। और आप सोचिए, इतना पैसा देने के बाद, इसका रीज़न भी आपको मैं बता दूं, क्योंकि ये हर हॉस्टल में एक सिंगल रूम देता है हर एक स्टूडेंट को, सिंगल रूम, और हर एक सिंगल रूम में एसी। क्योंकि ये जोधपुर में है, और जोधपुर तो ऐसा एक ऐसा सिटी है, टाउन है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है, 50 डिग्री तो पहुँच ही जाती है यहाँ पर, इसलिए एसी की रिक्वायरमेंट है। लेकिन आपने ऐसी जगह बनाया है क्यों आईआईटी, जहाँ पर स्टूडेंट को जो है एसी लेके, बगैर एसी के तो वो रह ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, यही रीज़न है आईआईटी की हाई फीस होने का। ओवर फैसिलिटी देना स्टूडेंट को, जबकि रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, और ऑटोनॉमी आने की वजह से। और ऑल आईआईटीज एंड एनआईटीज आर द नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूशंस। इनको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बोलते हैं। नेशनल इंपॉर्टेंस का मतलब होता है ये सारे इंस्टीट्यूशन नेशन के डेवलपमेंट में भाग लेते हैं। कहाँ भाग लेते हैं भाई, कहाँ क्या हुआ है? काफ़ी रिसेंटली आईएएससी का जो काम हुआ है, उसको तो उसकी तरफ तो कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है। आईएएससी, आयु का है, एचआरआई है, टिफर है, इन सब में काम होते हैं इंडिया के लिए। तो ये लोग तो भैया पढ़ के निकल लेते हैं बाहर। जितने भी आईआईटीएंस होते हैं, बहुत सिर्फ 2 से 3% ही आईआईटीएंस ऐसे हैं जो इंडिया के लिए स्टार्टअप करते हैं, इंडिया के लिए काम करते हैं, लेकिन सब यूएस में जाना चाहते हैं, जापान में सेटल होना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बतानी थी। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जेएनयू के बारे में कि क्या मजाक हुआ है कल के पेपर में। अब कल के पेपर में क्या हुआ फ्रेंड्स, कि बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे हैं कि पेपर जो था वो पेपर नहीं था, वो मजाक था। मजाक कहने का मतलब क्या है कि वो उस लेवल का पेपर ना होना, मजाक ही होना। अंडर ग्रेजुएट बीएससी फिजिक्स या बीएससी पास करने के बाद स्टूडेंट जो पेपर दे रहा है, तो वो बीएससी के सिलेबस से दो ना। मैंने खुद पेपर दे रहा देखा, 50% ऑफ द क्वेश्चन इज ऑन डायमेंशनल एनालिसिस। सिंपली डायमेंशनैलिटी चेक करके आप आंसर पता लगा रहे हो 50% क्वेश्चंस का। और जो बाकी 50% है वो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा आपको। और आंसर भी ऐसे जो नियरेस्ट वाले दिए ही नहीं थे, सब अलग अलग ऑप्शन थे, जो करेक्ट आएगा सीधा बैठा दिया स्टूडेंट ने। 100 में से 100 आएंगे स्टूडेंट के, करीबन 500 से ज़्यादा बच्चों के 100 में से 100। और अगर ऐसा होता है तो फिर जेएनयू फिर फंस चुकी है, इसको फिर इंटरव्यू कराना पड़ जाएगा उन सभी स्टूडेंट के लिए, और फिर उसके लिए दिक्कत हो सकती है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत ही ख़राब सिस्टम है। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम को प्रूव कर रहा है कि कहीं तो यार स्टूडेंट को थोड़ा रीजनिंग, थोड़ा सॉल्व करने तो दो क्वेश्चन को। आपने 2 घंटे में ही सबमिट का बटन भी दे दिया, उन्हें पता था कि भैया 3 घंटे का तो पेपर ही नहीं है, स्टूडेंट क्या करेगा 3 घंटे बैठ के। 1 नैनोमीटर कितने एंगस्ट्रॉम के बराबर है ये पूछ रहे हो, लॉन्गिट्यूडिनल वेव पोलराइज होता है या नहीं होता ये पूछ रहे हो, कि +2 में 2500 बार स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है। तो थोड़ा लेवल चेक करो यार, पेपर ऐसा तैयार करो कि स्टूडेंट को लगे कि हाँ ये पेपर है। अब जब सभी बच्चों के 100 में 100 आएंगे, आप कैसे सिलेक्शन करेंगे? आपने ब्राउचर में दिया ही नहीं कि हाँ आप इंटरव्यू भी लोगे, आप पे केस भी कर सकता है कोई ना कोई। तो ये जो दिक्कतें हैं फ्रेंड्स, आप इन पे ध्यान ही मत दो, आप भूल जाओ जेएनयू के बारे में। क्या आंसर की, कोई आंसर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप हर एक क्वेश्चन को गूगल पे डायरेक्ट लिखिए, आपको मिल जाएगा। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि वो तो लास्ट ईयर के जामिया के क्वेश्चन पेपर से ऐड कर दिए बहुत सारे क्वेश्चन। तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप लफड़ा होने वाला है, बहुत सारे स्टूडेंट के 100 आने वाले हैं, सीट से 40। तो आप सोच लीजिए, आपको बार बार पूछने की जरूरत नहीं है सर मेरे 95 नंबर आ रहे हैं, मेरा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, वो भी गारंटी नहीं है कि होगा। ठीक है, तो आप उसको भूल जाइए। ड्यू के ड्यू का थोड़े बारे में बता देता हूँ आपको। ड्यू का जो फॉर्म है वो 3 जून से शुरू हो रहा है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। और हालांकि अभी ये एनटीए के चक्कर में नहीं पड़ा है, तो इसलिए ये शायद खुद ही कराएगा ऑफलाइन पेपर। ये फ़ायदा है आप लोगों के लिए, आप इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। 3 जून से फॉर्म आ रहा है पीजी एडमिशन एमएससी फिजिक्स के लिए। ठीक है, तो अब आप इसका फॉर्म भर दीजिएगा, 500 या 600 रुपये होंगे इसके। और अभी ये एनटीए नहीं करा रहा है, सबसे अच्छी बात तो यही है कि तो एनटीए जो भी पेपर करा रहा है सब पे उंगलियां उठ रही हैं। जेईई मेंस का पेपर पे उंगली उठा, अभी जेएनयू में लफड़ा कर दिया। अब जेएनयू ने किया है या एनटीए वालों ने किया है वो तो आपको कुछ दिन में पता ही चल जाएगा, 13 या 14 दिन बाद शायद रिजल्ट भी आ जाएगा इसका। ठीक है,
तो भूल जाइए उस जेएनयू को कि सर क्या होगा मेरा। जेएनयू का जो पेपर था बहुत ही बकवास था, कोई पेपर नहीं होता वो ऐसा, ठीक। तो अभी जो है इतनी बातें मुझे बतानी थी। आप पढ़ते रहिए और इन्जॉय भी करिए, क्योंकि वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया यार, मैं खुद भी जाऊँगा देखने के लिए, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इन्जॉयमेंट भी करिए और जो है थोड़ा आप एक्स्ट्रा भी सोचिए, एक्स्ट्रा सोचने, क्योंकि कब तक एमएससी के बाद आप क्या करेंगे, क्योंकि कुछ ही एक्सेप्शनल स्टूडेंट होते हैं जो पीएचडी करते हैं, बाकी सबको फाइनेंशियली भी देखना होता है, फैमिली को भी देखना होता है, तो हर चीज़ थोड़ा सोच समझ के करिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ स्टूडेंट, हाँ फ्रेंड थोड़ा सा और बताना चाहूँगा, सॉरी, कि हर संडे को आईआईटी जैम 2020 के स्टूडेंट्स के लिए मैं वीडियो डालूंगा। हर संडे को सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से टॉपिक पहले करें, कौन कौन से टॉपिक बाद में करें, किस टॉपिक से कितना चांसेस होता है क्वेश्चन बनने का, और क्या उनके लिए बेस्ट किताबें हैं, वो भी मैं आपको उसी टाइम डिस्क्रिप्शन के लिंक में दूंगा। आप पीडीएफ पढ़िए, ये तो खरीद के पढ़िए, खरीद के पढ़ेंगे तो ज़्यादा पढ़ेंगे, फिजिकल किताब होती है जब हाथ में, नहीं तो आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो फिर फ़ोन में ही देखेंगे बार बार, तो दिक्कत भी आती है, आंखें भी खराब होती हैं उससे। तो सारी चीज़ें मैं आपको हर संडे आईआईटी जैम 2020 के लिए, बाकी जो 3 दिन हैं, जैसे मैं मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे तीनों दिन वीडियो डालूंगा, उसमें मैं टिफर 2020, जस्ट 2020 और भी एग्जामिनेशन के बारे में बताऊंगा, ठीक है, और भी एक्स्ट्रा वीडियोस बताऊंगा, ठीक। तो ये आप नोट कर लीजिए, हर संडे जो है, इस संडे जो है आईआईटी जैम 2020 वालों के लिए मैथमेटिकल फिजिक्स के ऊपर वीडियो आने वाला है। तो आप तैयार हो जाइए, मिलते हैं उस वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।